तो इस महीने फाइनली मेरी स्कूटी को 4 साल हो चुके हैं मेरे पास। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका ओनरशिप रिव्यू बताऊंगा, लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू, कि ये स्कूटर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या नहीं है, क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी है, क्या क्या चीज़ें बेकार है, माइलेज कितनी है, मेंटेनेंस कितनी है, स्पेयर पार्ट्स कितने के आते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है शाम के 5:45 और यहाँ के रोडों की हालत देख लो, क्या खटारा रोड हो रखे हैं। तो ये स्कूटर ना मैंने आज से लगभग 4 साल पहले इसी महीने में ख़रीदा था। इस महीने वो था 4 साल पहले, धनतेरस और दिवाली वगैरह, पर मैंने दिवाली से पहले ही ख़रीद लिया था, 10-15 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जब नई चीज़ लेनी होती है ना फिर इंतज़ार नहीं होता। वैसे ख़रीदना तो धनतेरस पे ही था, पर वही है, इंतज़ार नहीं होता इतना, तो मैं पहले ही ले आया था 10 दिन पहले या फिर 1 हफ्ता पहले। और ऊपर से उस टाइम तो स्कूटी भी ऐसे सपने जैसी लगती थी, तो इसीलिए और ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा था कि कब आएगी, कब चलाएंगे। उस टाइम मेरा लाइसेंस भी नहीं बना था। और यार गलियों में इतना जाम क्यों लग रहा है, कार आ जाती है ना गलियों में तो जाम लग जाता है, क्योंकि इतनी इनकी कैपेसिटी नहीं है। वैसे ना मुझे तो याद नहीं था कि 4 साल कब होने वाले हैं, लेकिन अभी उनका मैसेज आया मेरे फ़ोन में कि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है, तो फटाफट रिन्यू करवा लो। तो तभी मेरे को एकदम से याद आया, फिर मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं 4 साल के ओनरशिप रिव्यू की। इस साल तो इसका इंश्योरेंस भी महंगा होगा। अरे यार ये एक रिक्शे को ओवरटेक करना पड़ेगा मेरे को, ये इरिटेट कर देता है मेरे को। अब ये भी भगा लेगा जैसे ही मैं भगाऊंगा। हाँ तो मैं बोल रहा था इस साल इंश्योरेंस महंगा होगा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो भी एक्सपायर हो जाएगा इस साल, मतलब इस साल के अब कुछ दिनों में ही एक्सपायर हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे को फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों कराने पड़ेंगे। अभी तक तो हर साल मैं सिर्फ फर्स्ट पार्टी रिन्यू करता था, लेकिन इस साल से दोनों रिन्यू कराने पड़ेंगे एक साथ। पहले जो इंश्योरेंस की कॉस्ट थी ना, मतलब प्रीमियम की कॉस्ट, वो ऐसे आती थी हर साल 700 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये। बाकी अब इस साल देखते हैं कितनी आती है। इस साल मेरे ख्याल से 1500 के आसपास आएगी या 2000 तो शायद नहीं आएगी, 1500 तक तो आ ही जाएगी, 1500-1600 तक। और मेरे ख्याल से इसका पोल्यूशन भी एक्सपायर होने वाला होगा, क्योंकि वो भी साल में एक ही बार एक्सपायर होता है, तो इसीलिए उसे भी चेक कराना पड़ेगा। और 4 साल में मैंने अपने स्कूटर को 50,000 किलोमीटर चला दिया है, लेकिन 50,000 किलोमीटर में आज तक इसके इंजन का काम नहीं हुआ। इसका इंजन कभी खुला नहीं है, जैसा कंपनी ने दिया था वैसा का वैसा ही चलाया है मैंने। बस एक बार बेल्ट डली थी इंजन में, बस, और कुछ भी काम नहीं हुआ इसके इंजन में। बेल्ट उन्होंने चेंज कर दी थी 22,000 के आसपास में। और जब मैंने ये खरीदी थी ना, तो कुछ टाइम मैंने सर्विस कंपनी से करवाई थी, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से। ये लगा लो 4 साल में से 2 साल तो मैंने वहीं से करवाई है, लेकिन बाकी के 2 साल मैंने बाहर से करवाई है। और मेरा एक्सपीरियंस बाहर से ज़्यादा बढ़िया रहा है कंपनी के मुकाबले। कंपनी वाले इतनी अच्छी नहीं करके देते जितनी अच्छी बाहर वाले करके दे देते हैं। तो सबसे पहले आपको यही बता देता हूँ कि आज तक इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है 4 साल में, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप 4 साल के लिए इसे रखोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करानी पड़ेगी, क्या क्या मेंटेनेंस आएगी। तो सबसे पहले तो इसके टायर्स चेंज हुए हैं, आगे का भी चेंज हुआ है और पीछे का भी चेंज हुआ है। घिसे नहीं थे वो टायर, लेकिन उनमें पंचर बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो जिसकी वजह से मेरे को चेंज कराने पड़े वो। पीछे का टायर तो मैंने पहला 12,000 किलोमीटर पे चेंज कराया था, दूसरा मैंने शायद 25-30 हज़ार किलोमीटर पे चेंज कराया है, और आगे का तो मैंने एक ही बार चेंज कराया है, वो भी मेरे ख्याल से 30,000 किलोमीटर पे। वैसे करेक्ट याद नहीं है, पर 30-40 हज़ार पे ही करवाया था मैंने। यार आजकल पता नहीं जाम क्यों लगने लग गया इतना ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जाम ना एक कार वाले ही लगा रहे हैं आजकल। सबको यार बाइक में घूमना चाहिए, एक इंसान जाता है और पूरी कार लेके घूमता है इतनी सारी जगह घेर के, तभी तो रोडों पे जगह नहीं बच रही है। जब सब इंसान बाइक लेके जाएंगे तो जगह बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखो कितना रोड जाम हो गया, और इन 4 कार में 4 लोग बैठे होंगे। और वो भी बता देता हूँ आपको, उस टाइम मेरे को ये कितने की पड़ी थी। तो मेरे को ये उस टाइम 65 या फिर 64,000 की पड़ी थी, और डाउन पेमेंट नहीं करी थी मैंने, इतने की ही थी उस टाइम ये। तो कैश में मेरे को इतने की पड़ गई थी, इतनी सस्ती आती थी उस टाइम स्कूटियाँ। और अब देख लो कितनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। और जब मैंने ये ली थी ना, तब भी मैं यही बोल रहा था कि कितनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है स्कूटियाँ, क्योंकि उससे पहले और ज़्यादा सस्ती आया करती थी। पर ये था कि उस टाइम भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं हुई थी। 65,000 तो ठीक है, 50,000 में बस 15,000 और अब तो 90,000 रुपये से स्टार्टिंग हो रही है स्कूटियों की। उस टाइम तो 80,000 में एंटॉर्क आ जाया करती थी, और अगर आप टीवीएस जुपिटर का टॉप मॉडल लेते ना तो वो भी 80,000 तक में आ जाता था उस टाइम।
और अब 90,000 से बेस मॉडल स्टार्ट हो रहा है TVS जुपिटर का। पर वैसे अब तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर दी है, बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए। जो नई वाली आई है अभी 1-2 महीने पहले ही आई है, लेकिन जो उससे पहले की है वो तो सेम सी है मेरी जैसी। बस ये कि उनमें आगे LED लाइट्स आती है, मेरे में हैलोजन। और वो BS6 टेक्नोलॉजी है, मेरी BS4 टेक्नोलॉजी है। और अब तो BS6 फेज़ 2 आ रहा है। फेज़ 2 को आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से BS7 आएगा। और जिस दिन वो आ जाएगा तो प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज़ है ना ये बहुत महंगी है, इन्हीं की वजह से तो प्राइस बढ़ रहा है। अगर BS4 ही रहता तो प्राइस नहीं बढ़ता इतना, उतना का उतना ही रहता। बढ़ता भी तो थोड़ा सा बढ़ता, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। वो तो नई नई टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं तो उसी की वजह से पैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी महंगी होती है, खासकर नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी होती है। यही टेक्नोलॉजी जब बहुत पुरानी हो जाएगी तो ये भी बहुत सस्ती हो जाएगी, पर अभी के टाइम पे तो महंगी ही है। बाकी प्रॉब्लम की बात करें तो अभी मेरी स्कूटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया चल रही है। अभी इसके ब्रेक शूज़ ख़त्म हो रखे थे तो मैंने वो डलवा दिए, तो अब एकदम मस्त हो गई। ब्रेक दबाता हूँ तो स्किड हो जाती है, इतनी मस्त ब्रेक हो गई अब इसकी। और ये स्कूटर लॉन्ग राइड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इससे मैंने बहुत सारी लॉन्ग राइड्स कर रखी है। उन सब की आप वीडियोस भी देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। इससे मैंने दिल्ली टू मसूरी, दिल्ली टू हरिद्वार, दिल्ली टू केदारनाथ, बद्रीनाथ, शिमला, बहुत सारी जगह जा चुका हूँ। और अभी भी आने वाले टाइम पे बहुत सारी जगह जाने वाला हूँ। सिटी के अंदर तो ना इसमें बिल्कुल भी पावर की कमी महसूस नहीं होती, खासकर दिल्ली जैसे शहर में। लेकिन हाँ, हाईवेज पे तो बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो जाती है, क्योंकि 70 से ऊपर ये जा नहीं पाती। 70 में भी इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है इसके इंजन में, तो ऐसे स्ट्रेस के साथ चलाने में मज़ा सा नहीं आता। अब ना मैं सोच रहा हूँ वापस आते टाइम बात करूँगा आपसे, क्योंकि अब दोबारा बहुत तगड़ा जाम आ गया। अब मेरे को थोड़ा सा इलीगल काम करना पड़ेगा, बस आगे कोई पुलिस वाला ना मिल जाए, वरना चालान कट जाएगा बहुत महंगा। तो अब मैं आपको वो बता देता हूँ अपनी स्कूटी के प्रोज और कॉन्स, TVS जुपिटर के प्रोज और कॉन्स। तो स्टार्टिंग करते हैं प्रोज से, क्या क्या चीज़ें इसमें बढ़िया है। वैसे तो बढ़िया चीज़ें इसमें बहुत सारी है। एक तो ये रोड से चिपक के चलती है, इसके टायर्स बड़े बड़े हैं, 12-12 इंच के आगे पीछे। ग्राउंड क्लियरेंस कम है इसका थोड़ा सा, जिसकी वजह से रोड से एकदम चिपक के चलती है। ब्रेक मारते हैं तो स्कूटी हवा में नहीं उड़ती, दबती है और ज़्यादा रोड पे, तो कॉन्फिडेंस आता है ब्रेक मारने में, क्योंकि इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिलते हैं, वो भी तगड़े वाले। बैठने में स्कूटी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, तो गड्ढे वड्ढे में एकदम आराम से निकल जाती है। उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ इसकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी है। छोटा सा हैंडल है और कहीं भी मुड़ जाती है आराम से। हैंडलिंग में तो कोई नहीं हरा सकता TVS जुपिटर को कभी ज़िंदगी में। क्या हैंडल है यार इसका छोटा सा। और अगली चीज़ इसकी माइलेज भी अच्छी है, सर्विस कॉस्ट भी कम है, स्पेयर पार्ट्स भी सस्ते हैं और कहीं भी मिल जाते हैं, कहीं से भी आप खरीद सकते हो स्पेयर पार्ट की दुकान से। बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी है, पेंट क्वालिटी बहुत तगड़ी है। डैशबोर्ड इसका वाइट नहीं पड़ता। जो इसके एलॉय व्हील्स हैं वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। स्कूटी पूरी की पूरी देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। अगर हम इसे नई वाली जुपिटर से भी कंपेयर करें ना, तो पुरानी वाली जुपिटर के लुक्स बहुत तगड़े हैं। नई वाली तो इलेक्ट्रिक लगती है, पर यह कि उसमें फीचर ज़्यादा है, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है। तो प्रोस तो मैंने इसके सारे बता दिए आपको। अब बात करते हैं कॉन्स की, क्या क्या इसमें बेकार चीज़ है। पहली बेकार चीज़ तो यार हैंडल से रिलेटेड है। जब से मैंने ये ख़रीदी है ना, 4 सालों में आज तक इसका हैंडल सही नहीं हो पाया है। तो इसमें क्या होता है, जब आप हैंडल छोड़ोगे ना तो ये एक साइड भागती है। वैसे अब तो मैंने सीख लिया है बैलेंस करना। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। तो कल वीडियो मैंने आधी छोड़ दी थी क्योंकि अंधेरा हो गया था, बहुत ज्यादा रोड पे ट्रैफिक हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा घर जाके बनाऊंगा आराम से। वैसे मैंने आपको सारी चीजें तो बता दी है, प्रोज भी बता दिए हैं, कॉन्स भी बता दिए हैं। कॉन्स में थे हम लास्ट। तो एक तो मैंने उसकी हैंडल की दिक्कत बताई थी। दूसरी दिक्कत क्या है उसमें, उसके अलावा तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है TVS जुपिटर में जो मेरे पास है। बस यही दिक्कत है, बाकी तो बढ़िया है। और उस दिक्कत की भी अब तो आदत सी पड़ गई है, तो इसलिए वो भी इतनी ज्यादा नहीं लगती। तो इससे हमें ये पता चलता है कि TVS जुपिटर 110 काफी ज्यादा बढ़िया है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो तो। और ऊपर से ना एक और चीज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसकी रीसेल वैल्यू कैसी है। तो रीसेल वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़िया है इसकी, एक्टिवा जैसी है उतनी समझ लो। इसीलिए आपको रीसेल वैल्यू की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा।
वो भी आपको एकदम बढ़िया मिल जाएगी। तो बस यही था मेरी टीवीएस जुपिटर का 4 साल का ओनरशिप रिव्यू। आई होप आपको थोड़ी बहुत चीजें पता चल गई होंगी कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ। मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।